देखिए, ये जो क्लास है ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की क्लास चल रही है। उसमें इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर कोई यहाँ से देखना शुरू कर रहा है तो हो सकता है समझ में ना आए, तो इसलिए पहले से देख लेना आप लोग, ठीक है? क्योंकि सब लोग तो क्लास में आ नहीं रहे हो। राज्य स्तर पर राज्य सरकार CBSE होना था, इसे कैब होना था ना, CAB। राज्य सरकार कैब की तर्ज पर राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कर सकती है। हालांकि राज्य में भी कैब ही दिखता है सब कुछ। मानव संसाधन विकास से संबंधित विभिन्न राज्य विभागों में तंत्र को एकत्रित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों और संस्थाओं के प्रमुखों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है तथा संस्थागत व्यवस्थाएं चरणों में स्थापित की जानी चाहिए। तो जैसे कैब जो है वो सेंट्रल, नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि केंद्रीय स्तर का है, केंद्र का सलाहकार बोर्ड है वो। तो राज्य का भी राज्य सलाहकार बोर्ड होगा, उसका नाम राज्य कुछ भी दे सकता है, ठीक है? और उससे सलाह लेकर के वो काम करेगा। तो फिलहाल कई सारे राज्यों में आज कैब ही मतलब एक्टिव है, और किन्हीं किन्हीं राज्यों ने अपने स्तर से जो राज्य सलाहकार बोर्ड है उनकी स्थापना की हुई। जिला स्तर पर अब उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के प्रबंधन के लिए जिला शिक्षा बोर्ड बनाए गए हैं, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन बोर्ड इन्हें कहते हैं। राज्य सरकारें हर संभव प्रयास के साथ इस पहलू पर ध्यान देंगी। शैक्षिक विकास के बहुस्तरीय ढांचे के भीतर केंद्र, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर की एजेंसियां योजना समन्वय, निगरानी, मूल्यांकन में भाग लेंगी। यहाँ पर इतना हमने चर्चा की, तो कैब को ही आप याद रखें, कैब इंपॉर्टेंट है। और ये याद रखना साथ में कि कैब अगर प्रश्न पूछता है कि आपसे कि जो कैब है वो किस स्तर के लिए क्रियाशील होता है, तो केंद्र स्तर के लिए होता है। राज्य स्तर पर राज्य अपना बनाने का अधिकार रखता है, और जिला पर तो जिला शिक्षा बोर्ड के रूप में आपका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन बोर्ड होता ही है। स्थानीय स्तर पर स्थानीय समुदायों को उपयुक्त निकायों के माध्यम से स्कूल सुधार के कार्यक्रम में एक प्रमुख भूमिका सौंपी जाएगी, ऐसा ही कह रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी बात ऐसी समझने की नहीं है। स्वैच्छिक उपक्रम ऐसी कुछ एजेंसीज जो हैं जिनको हम NGO कहते हैं, जैसे उत्तराखंड में अगर हम देखें तो बहुत सारे NGOs आपके एक्टिव हैं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है ना? साथ ही साथ आपका रूम टू रीड है ना? और आपका संपर्क है, और बहुत बहुत ही सारे ऐसे NGOs हैं जो स्वेच्छा से विद्यालयों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, ठीक? गैर सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाओं को शैक्षिक व्यवस्था के विकास में सराहनीय योगदान देने हेतु वित्तीय सहायता देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 10 में, संसाधन और समीक्षा। यथाशीघ्र राष्ट्रीय आय के व्यय स्तर तक पहुंचने के लिए शिक्षा में निवेश को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। अब शिक्षा को धीरे धीरे कैसे बढ़ाया जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले तो होगा आपका अनुदान जुटाना, क्योंकि कोई भी काम आपको करना है तो पैसा चाहिए उसके लिए। पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा हम क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। कहाँ से करेंगे? कुछ सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा, अलग अलग NGO द्वारा दिया जाएगा, है ना? इस तरीके से। और लाभार्थी समुदायों से स्कूल भवनों और कुछ उपभोग्य सामग्री, उपभोग्य सामग्री मतलब होती है कि ऐसी सामग्री जिसको हम यूज कर सके अपने स्कूल के लिए, ठीक है? जैसे आपने नल लगवा दिया स्कूल में, आपने टॉयलेट रेनोवेट करवा दिया, आपने स्कूल में एक छोटा सा कोई गार्डन बना दिया हल्का सा, है ना? इस तरीके से आपने स्कूल में चार दीवारी बनवा दी, ऐसा। तो आपूर्ति बनाए रखने के लिए लाभार्थी समुदाय से भी हम सहायता ले सकते हैं। शिक्षा के उच्च स्तर पर फीस बढ़ाना। अब इसके अलावा एक और विकल्प होता है कि हम जो बड़ी क्लासेस होती हैं उनकी फीस बढ़ा दें, क्योंकि छोटी क्लासेस की फीस बढ़ाएंगे तो शायद बच्चे एडमिशन ले ही ना, है ना? तो छोटी क्लास में तो हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन बड़ी क्लास अभी याद रखना है, 1986 में निःशुल्क शिक्षा नहीं चल रही थी। शिक्षा जो है वो शुल्क के साथ ही चल रही थी, लेकिन सरकारी विद्यालयों में शुल्क कम था, प्राइवेट में तो आज भी बहुत है, पहले भी कम था। तो फीस बढ़ाएंगे तो उससे पैसा आएगा। जैसे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो कहाँ से, उनको कोई अनुदान थोड़ी मिलता है, वो सब फीस से ही करते हैं मैनेज। तो सुविधाओं के कुशल उपयोग से कुछ बचत करके
जैसे पैसा आता है ना सरकार से स्कूल के लिए, तो हर पैसा यहाँ वहाँ खर्च कर देते हैं लोग बाग। ऐसा नहीं करना है कि जितना पैसा बच सकता है उसको बचा करके किसी अन्य मद में उसका प्रयोग किया जा सकता है। माना कि आपके पास 10,000 रुपया आया स्कूल की दीवारों में रंगाई पुताई कराने के लिए, अब वो काम जो है आपने खुद से कर लिया, 4,000 में हो गया। अब जो बचे 6,000 रुपये हैं, उन 6,000 से आप स्कूल के अंदर के जो फर्श है उसको ठीक करवा लो, नल लगवा लो स्कूल में, या कुछ और काम। हालांकि ऐसा अलाउ नहीं होता है क्योंकि जिस मद से मद के लिए पैसा आता है सरकार से उसी में खर्च करना होता है, बट फिर भी रिक्वेस्ट करके किया जा सकता है। लोग ऐसा भी करते हैं कि दिखा देते हैं कि चार दीवारी में 10,000 पूरा खर्च हुआ, होता 4 ही हजार है, पूरा खर्च हुआ दिखा देते हैं, लेकिन वो बचे 6,000 को वो इन कामों में यूज कर लेते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं, खर्च 1 रुपया नहीं करते, दिखाते हैं पूरा 10,000 खर्च हो गया और सारा पैसा जेब में रख लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार के भी सोच वाले हमारे समाज में हैं आज। सुविधाओं के कुशल, और लेकिन ऐसे सोच वाले कम ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते। सुविधाओं के कुशल उपयोग से कुछ बचत करना हो गया हमारा। तकनीकी और वैज्ञानिक जनशक्ति के अनुसंधान और विकास से जुड़े संस्थानों के को उपयोगकर्ता एजेंसियों पर उपकर या शुल्क लगाकर। तो क्या कर सकते हैं कि जैसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, या फिर जो आपके ऐसे एजेंसीज हैं जहाँ पर प्राइवेट रूप से एजुकेशन दी जा रही है, उनसे टैक्स लेकर के पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। समीक्षा के लिए कहते हैं कि नई शिक्षा नीति, सही, नई नीति द्वारा, ये नई नीति उस समय किया, अब तो 2020 की आ गई, द्वारा विभिन्न मानदंडों के कार्यान्वयन की हर 5 साल में समीक्षा की जाएगी। नोट कर लेना इसको, हाँ, कि हर 5 साल में समीक्षा की जानी थी, इसीलिए 1986 में ये नीति आई थी। 1991 में समीक्षा हुई और 1992 में इसके लिए एक्शन प्लान बनाया गया। ठीक है, तो कार्यान्वयन प्रगति और समय समय पर उभरते रुझानों का पता लगाने के लिए छोटे अंतराल में मूल्यांकन भी किया जाएगा। तो कितने समय, 5 साल का समय इसमें रखा गया था। ठीक है, समीक्षा के लिए कितने साल का समय था, 5 साल का समय था। फिर है 11वां पॉइंट है इस भविष्य के लिए सुझाव। तो कोई बहुत भारी भरकम सुझाव तो नहीं दिए इन्होंने, फिर भी यह परिकल्पना की गई कि हमारी परंपरा लगभग हमेशा बौद्धिक और आध्यात्मिक उपलब्धि पर एक उच्च प्रीमियम रखती है, प्राथमिकता रखती है, मतलब को देखते हुए भविष्य के आकार की जटिलता के बावजूद हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सफल हुए। वो कह रहे हैं कि भारत का जो समाज है वो बहुत ज्यादा आपका क्या है, डाइवर्स है। जो हम अभी ऑब्जेक्टिव्स लेके चल रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वो होना इतना आसान तो है नहीं, बट अगर हम 100% लेके चलेंगे तो कम से कम हमारा 30%, 40% तो हो ही जाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखा जाए। तो यही है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो अभी आज की क्लास में ये ओवर होता है। आप लोगों की तरफ से कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न कैसे आते हैं इस पर फिर मैं चर्चा करता हूँ आप लोगों के साथ, है ना। जहां तक कोई प्रश्न है आप लोगों का, पूछिए। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 अभी हमने पढ़ी, कंप्लीट की। 4 वीडियोस हमारे उसमें कवर, मतलब 4 वीडियोस में हमने कवर किया है। और अब सभी कुछ पढ़ने के बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला देखिए, सबसे पहला तो प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पे है, आप लोगों ने पढ़ना है, आंसर देना है। मैं हिंदी में डिक्टेट कर दूंगा क्योंकि इंग्लिश में बना हुआ है, जो बैच था वो इंग्लिश मीडियम का ही था पूरा, तो हिंदी में नहीं बनाया मैंने इसको। ठीक है, इन विच ईयर वॉज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके लिए है। ठीक है, किसके लिए, 1986 के लिए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो जाएगा आपका। तो 1986, 1996, 1990 या फिर 1999। तो आंसर आप लोगों का है ही, आप लोगों को पता है कि 1986 का आंसर होगा। तो अब आते हैं, द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन एजुकेशन रिगार्ड्स एजुकेशन वाज अ यूनिक। ठीक, ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी के अनुसार यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा एक क्या है, विशिष्ट क्या है, निवेश है। यही क्वेश्चन एज इट इज पिछली बार एग्जाम में भी आया हुआ था, स्क्रीनिंग में। ठीक है, स्क्रीनिंग रियलिटी जहां भी आया था याद नहीं, बट आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन नंबर 3, यानी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एज पर द एजुकेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन विल बी रिव्यूड एवरी। अभी अभी आपने चर्चा की पॉइंट नंबर 10 में कि
रिव्यू कितने साल में होना है, बताओ जरा जल्दी बोल करके आप लोग। 5 साल में। वेरी गुड। तो ये प्रश्न आपका बनता है, ठीक है। 10, 8, 6 और 4। हाँ, तो कितने साल में होनी चाहिए इसकी, बताओ। 5 साल, 10 साल? तो फाइव 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 ही थी सर। जी, ठीक है, इसको एक बार देख लेना और हाँ अच्छे से, ठीक है। तो जो कोई भी योजना जो बनती है तो उसका 10 साल का रखा जाता है टेन्योर, ठीक। तो इसमें रिव्यू करने का 5 साल का रखा गया था। अब ये टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट, अच्छा, 5 और 10 दोनों ही रखा था इसमें, बट जो मिनिमम टाइम था वो 5 ईयर का रखा गया था, ऐसे याद रखना उसको। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू बी प्रोडक्टिव एंड सेल्फ रेलिएंट, बच्चों को उत्पादक यानी कुछ कर सके और खुद पर भरोसा रखने लायक बनाने के लिए किस प्रकार के अवसर देने की ये सिफारिश करती है। तो 5 सब्जेक्ट्स, साइंस सब्जेक्ट्स, वर्क एक्सपीरियंस या फिर सोशल सर्विसेज। तो इनमें से क्या ऐसा होगा जो बच्चों को उत्पादक बनाएगा और वो खुद पर भरोसा कर पाए, इस योग्य बना पाएगा। तो जिसने नहीं भी पढ़ा होगा ना शिक्षा नीति को, वो भी समझ जाएगा कि जब तक हमको एक्सपीरियंस नहीं मिलता किसी काम को करने का, तब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। है ना, आपने बीएड कर लिया, आपका सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड है, बट जब तक आप क्लासरूम के अंदर जाके पढ़ा नहीं लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा टीचिंग करने का, है ना। वर्क एक्सपीरियंस इसका आंसर है। विच एजुकेशन कमीशन रिकमेंड्स ऑपरेशनल ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना। तो इसमें नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ही आंसर है। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज रिवाइज्ड इन ईयर, किस साल रिवाइज की गई, 1992, 1994, 96 या फिर 98। तो 1992 इसका आंसर है, इसको हम एक्शन प्लान भी बोलते हैं। फिर आपका द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन वाज सेटअप इन द ईयर, अब ये क्योंकि आप लोगों का सिलेबस का पार्ट तो है क्या, यहाँ पर आप लोगों ने डिस्कस किया है नहीं किया है मुझे याद नहीं क्लास में, बट देख लीजिए। तो 1925 में किया गया था, 30 में किया गया था, 35 में या फिर 40 में, ठीक है। तो किस वर्ष ये किया गया था, ये आपको आंसर देना है, ठीक है। तो आप ये आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दो, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कब सेटअप किया गया था, आप लोग को मैंने ये क्लास में डिस्कस किया है नहीं किया अभी तक? हम्म, बताइए, क्लास में किया है नहीं किया है, अब बोल के बताइए। नो सर। नहीं किया, चलो कर देंगे इसको, ठीक है। तो सर इसमें तो ऑप्शन, है, सर ये जो 1917 में जो कलकत्ता विश्वविद्यालय वाला था ना, फिर हाँ उसके बाद रिजॉल्व हो गया था, फिर बिल्कुल, तो 2021 में 1920 में ही किया था आया था। उसको सेटअप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन 1923 में वो रिजॉल्व हो गया था ना, समझ में आ गया। तो जो अगर प्रश्न बनेगा आपका और ऑप्शन में आपके 1920 है, बात सभी लोग सुनिएगा, जैसा अभी प्रदीप सर ने कहा, ऑप्शन में अगर 1920 है तो आंसर में 1920 ही आपका विकल्प होना चाहिए, उसी को आप टिक करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर 1920 तो है नहीं, तो रिजॉल्व होने के बाद दोबारा कब बना था, तो 1935 में बना था, 1935 में ये बना था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज अ स्कीम लॉन्च टू प्रमोट, किसको प्रमोट करने के लिए स्कीम बनाई गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो स्कीम है वो किसको किसको प्रमोट करने के लिए बनाई थी, तो बेसिक एजुकेशन इन रूरल एरियाज, है ना, बिल्कुल सही है। प्राइमरी एजुकेशन इन अर्बन एरियाज, या हायर एजुकेशन फॉर हायर एजुकेशन के लिए तो है नहीं है, तो ये आपका प्राइमरी के लिए। तो बेसिक कह लीजिए, प्राइमरी कह लीजिए, एक ही बात है ना। नन ऑफ दीज। तो अर्बन एरियाज से संबंध नहीं है इसका, ये बनाई गई थी आपको रूरल एरियाज में, क्योंकि रूरल एरियाज में क्या है कि पहले तो स्कूल ही नहीं थे, और जो स्कूल थे वो जर्जर अवस्था में थी, सुविधाएं नहीं थी, तो वहां पर के लिए विशेषकर ये स्कीम बनाई गई थी। द डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम लेस एम्फेसिस, स्पेशल एम्फेसिस ऑन, अब ये डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम पर डिस्कशन हमने किया नहीं है वैसे अलग से, ठीक है, सिलेबस का पार्ट भी नहीं है आपका शायद, बट फिर भी। तो प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम में तो किसके लिए करेगा, ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए करेगा, है ना, मिडिल के लिए करेगा नहीं, सेकेंडरी के लिए करेगा नहीं, समझ में आ रहा है। फिर आपका है अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, शिक्षा नीति 1986 के अनुसार
इन विच लैंग्वेज कैन द स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस देयर ओन सिलेबस। तो स्टेट गवर्नमेंट किस भाषा में अपना पाठ्यक्रम या विषय वस्तु क्या बोलते हैं कि इसको लॉन्च करेगी, तो वो उसकी जो क्षेत्रीय भाषा होगी ना उसी में करेगी। तो मदर टंग इसमें आ जाएगा आंसर, मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज जो भी आएगा, ठीक है, वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हिंदी में नहीं, हिंदी में तो जहाँ पर हिंदी भाषा लोग जानते हैं वहाँ करेगी ना, और तमिल में और आपका ये क्या बोलते हैं तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या फिर कर्नाटका में, यहाँ पर थोड़ी करेगी। तो यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा में होता है। तो कोठारी कमीशन वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर, किस ईयर में कोठारी कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था, पढ़ लिया आप लोगों ने। तो 1964 इसका सही आंसर है। ठीक है, कोठारी कमीशन को कब गठित किया गया था, तो 1964 इसका आंसर है। द अदर नेम ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इज, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी आप पढ़ चुके हो, इसका दूसरा नाम क्या है, मुदालिर आयोग है इसका नाम। ठीक है, अभी मैं आपका असेसमेंट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए इनके आंसर देते हुए चल रहा हूँ फटाफट, ताकि टाइमली हमारा ये हो जाए। फिर है नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कोठारी कमीशन, मतलब कोठारी आयोग के अनुसार, विच इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का एक समैतिक जो भाग है वो क्या है, किसको हम शिक्षा से अलग करके नहीं देख सकते। तो आर्ट एंड क्राफ्टिंग, म्यूजिक है, एग्रीकल्चर है, या वर्क एक्सपीरियंस है। तो कोठारी कमीशन ने वर्क एक्सपीरियंस यानी कार्य अनुभव पर विशेष बल दिया है। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, वर्क एक्सपीरियंस। व्हाट रिकमेंडेशन डिड द कोठारी कमीशन मेक ऑन साइंस एजुकेशन। तो विज्ञान शिक्षा के लिए कोठारी आयोग ने क्या सिफारिश की है। इट शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द कोर्सेज, इसको पाठ्यक्रम से हटा देना चाहिए, ऐसा तो नहीं कहेगा कोई भी आयोग ना। इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये तो हर कोई कहता है, कुछ नई बात है नहीं ना। इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ ऑल कोर्सेज इन यूनिवर्सिटीज। अब क्योंकि ये तो भाई शिक्षा की बात है तो हर जगह होगा, लेकिन ये स्कूल एजुकेशन में तो होगा ही होगा, है ना, यूनिवर्सिटीज में भी रहेगा, बट फिलहाल के लिए हम स्कूल एजुकेशन पर बात करते हैं तो आएगा। तो बी और सी दोनों ही ऑप्शन इसमें आ गए हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन, क्योंकि कोठारी आयोग जो है वो आपका प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन सभी के लिए है, तो इसमें हायर एजुकेशन भी रहेगा आपका और प्राइमरी भी रहेगा। तो स्कूल एजुकेशन में आपका प्राइमरी से 12th क्लास तक का पूरा आ गया, और बाकी बचा यूनिवर्सिटीज का, तो बी और सी दोनों मिल जाएंगे। फिर है कोठारी कमीशन रिकमेंडेड, क्या रिकमेंड किया है, क्या सिफारिश दी है कोठारी कमीशन ने, एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल पहचानिए भैया, सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, और सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, बताइए जल्दी बताओ। कोठारी कमीशन ने इनमें Sir, से, all of these. हाँ और बताइए, सोच के बताओ जरा, क्योंकि हमेशा ही ऑल ऑफ द अबव जो है वो आंसर नहीं होता। So B, social and national integration. और बताइए, अब एक ही जना बार बार ना बोले, ऑल ऑफ बोलो, तुम फिर सी भी बोल दोगे सर तो बी पूरा लॉक। ठीक हो जाएगा ना, क्यों। प्रोडक्टिविटी एक, देखो, कोठारी कमीशन जो है उसकी जो रिपोर्ट है ना, उसका टाइटल है आपका एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। अब राष्ट्र विकास के लिए क्या क्या हो सकता है, एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी तो होगी ही होगी, शिक्षा और उससे कुछ उत्पादक हो जाए, ठीक है, सोशल नेशनल इंटीग्रेशन भी हो सकता है। तो तीनों भी हो सकते हैं इसमें, लेकिन बेसिकली एजुकेशन और प्रोडक्टिविटी पर ज्यादा वो फोकस करता है। समझ में आ रहा है, ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि कुछ उत्पादक हो, कुछ विकास हो पाए, कुछ मिल पाए, ठीक है। तो फिलहाल सर हाँ बोलिए। सर तो ये एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर नहीं आ जाएगी? अरे तो मैं पूरा तो सुन लो पहले, मैंने ये थोड़ी कहा आपसे कि इसका उत्तर उत्तर हो जाएगा करके, ठीक है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कोठारी कमीशन ने ये सारी ही रिकमेंडेशन दी हैं, और उनका जो अपना की कोट है वो ये मतलब है कि एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, शिक्षा और राष्ट्र विकास। अब शिक्षा और राष्ट्र विकास के लिए प्रोडक्टिविटी भी जरूरी है, नेशनल इंटीग्रेशन भी जरूरी है, ठीक है, और बच्चों में हर तरह की वैल्यूज होना भी जरूरी है।
वहां पर अभी जो आपका आंसर है वो वेरी करेगा कि इसका आंसर आपका ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है, और इसका आंसर आपका सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन भी हो सकता है, एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी भी हो सकता है। ठीक है, तो जब दो ऑप्शन इसके सही हैं, दो ऑप्शन सही होने पर आंसर हमेशा ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव ही होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी जी। आपके एग्जाम में आते हैं जहां पर तीन ऑप्शन दिए हैं, तीनों के तीनों या चार के चार सही होते हैं, उनमें से फिर एक ऑप्शन को आपको पिक करना पड़ता है कौन सा बेस्ट ऑप्शन में से हो सकता है। और कोठारी कमीशन में या जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है उसमें विशेषकर कार्य अनुभव के माध्यम से बच्चों को उत्पादक, यानी कि एक विशेष मतलब समाज के लिए कुछ देने वाला बनाने की बात कही जाती है। इस आधार पर इसको एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी के अंदर भी रखा जाता है। ठीक है, तो मैं आप जो भी आप समझे इनमें से वो इसका आंसर हो जाएंगे। तो क्लासेस ऑन रिलीजियस स्टडीज इज फॉर दोज। अब रिलीजियस स्टडीज की जो क्लासेस हैं वो किसके लिए होनी चाहिए? हु बिलोंग टू माइनॉरिटीज, बिल्कुल। हु बिलोंग टू मेजोरिटीज, नहीं। बोथ, वन एंड टू, नहीं। तो भाई जो रिलीजियस स्टडीज की क्लासेस जो है वो दोनों के लिए होनी चाहिए, है ना, ए और बी के लिए। क्यों होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे आगे। द एसेंस ऑफ रोल ऑफ एजुकेशन अंडर द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब ये शिक्षा नीति 1986 की बात कर रहा है, आप 2020 ना समझें इसको कि जब ये स्लाइड बनाई थी तो उसमें 2020 आई भी नहीं थी। एजुकेशन फॉर सिलेक्टेड पर्संस, ठीक, एजुकेशन फॉर रूरल पीपल, एजुकेशन फॉर वुमेन, और एजुकेशन फॉर ऑल पर्पजेज। तो इसका आंसर क्या आपका एजुकेशन फॉर ऑल पर्पज, सभी के लिए शिक्षा जिसे कह सकते हैं। Where the preparation and telecast of education program on television is the responsibility of। किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम को टेलीविजन में टेलीकास्ट करने का जो जिम्मेदारी है वो किसकी होती है? यूजीसी की होती है, यूनियन गवर्नमेंट की होती है, एनसीईआरटी की होती है, स्टेट गवर्नमेंट की होती है। इसका आंसर आप खुद से खोज के लाइएगा क्योंकि कुछ काम आपको खुद भी करना चाहिए, और जिसको इसका आंसर पता है वो अभी कमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स में आंसर दे सकता है। ठीक है, अब इसके आगे वाले क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोगों को बोलूंगा नहीं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा अपने आप, क्योंकि दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं सिर्फ। इन ऑर्डर टू आंसर देने के लिए आप पॉज करके फिर आराम से सोच करके भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू गिव द रूरल एरियाज द बेनिफिट ऑफ ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड यूथ द गवर्नमेंट पॉलिसी इज। इन ऑर्डर टू गिव द रूरल एरियाज द बेनिफिट ऑफ ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड यूथ, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र को एक प्रशिक्षित और शिक्षित यूथ देने के लिए सरकार की जो पॉलिसी वो क्या है? टू इंक्रीज रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज, है ना, टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, टू रिड्यूस द रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज, एंड नन ऑफ दीज। तो डिस्पैरिटीज क्या बी। है? बी ऑप्शन। बी। डी, डी या बी? सेकंड। चलो ठीक है, अब सेकंड ही मान लो फिर इसको। ये तो आप लोगों से मैंने बोला ही कि ये तो अपने सोच करके आपने देना है, क्योंकि मैं आंसर इनके कल की क्लास में ही दूंगा आप लोगों को। ठीक है, दिमाग थोड़ा सा लगा करके आंसर देना। ठीक है, 20 का सही आंसर नहीं है अकॉर्डिंग टू, देखो मैंने बी आंसर एलिमिनेट भी कर दिया आपका। अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, नो स्टूडेंट शुड बी फेल्ड एट द। 1986 के अनुसार किस बच्चे को किस स्तर पर फेल नहीं करना है? तो ये इसका आंसर दीजिए आप। ठीक है, अपने हिसाब से, और सोच समझ के देना कि क्या सच में 1986 की नीति ने ऐसा कहा भी था कि बच्चों को फेल नहीं करना है करके। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, 1986 की शिक्षा नीति का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है? टू प्रोवाइड फ्री टेक्स्ट बुक टू स्कूल्स, टू एक्सरसाइज कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एजुकेशन, यूनिफॉर्म syllabus in all high school of India, to advise the government on matter of education। मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोग जो आप लोगों को पढ़ाया है अभी तक उसको दोबारा से पढ़िए, समझिए, और उसके बाद इसका उत्तर दीजिएगा। इन विच ईयर वॉज कमीशन सेटअप टू डिस्कस रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा पर चर्चा करने के लिए किस वर्ष एक आयोग का गठन किया गया? तो
1986, so 1989, 1956, 1959 या फिर 1949। ठीक है, इसको सर्च करिए, चूज करिए आंसर इसका और दीजिए। इन विच ईयर डिड द कोठारी कमीशन प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट, तो इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, 1966 है ना, इसको तो ज़्यादा नहीं रखना अपने दिमाग में अपने। आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड द यूनिवर्सल फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू एज ऑफ 14, इनमें से कौन सा आर्टिकल है? इसको भी आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, 3 ही आर्टिकल थे, उन 3 में से एक ही लिखा हुआ है इसमें, तो वही आंसर हो जाएगा जब पढ़ा है तो। गांधीज स्कीम ऑफ एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन वाज प्रोपाउंडेड इन ईयर, गांधी जी का जो ये बेसिक शिक्षा की जो नीति थी वो किस वर्ष आपकी आई थी? तो 1944 में आई थी, 1937 में आई थी, 1936 में आई थी, या फिर 2009 में आई थी, ये आपको बताना है और आंसर देना है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा। तो अभी आज की क्लास को यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।